गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, देखिए लास्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ मैग्नेटिज्म की और मैग्नेटिज्म के ओरिजिन के बारे में कुछ डिस्कस हमने लास्ट लेक्चर में किया था। आज के लेक्चर में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बार मैग्नेट क्या होता है। सो देखिए, सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारा बार मैग्नेट। बार मैग्नेट इट इज़ मोस्ट कॉमनली, ये हम बता चुके हैं कि बार मैग्नेट एक आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड, इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट। और इस आर्टिफिशियल मैग्नेट में हमने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि जब हम कुछ आयरन फिलिंग्स को इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट या स्प्रेड कराते हैं तो कुछ इस तरह से अरेंज होगी जैसा आपको यहाँ दिख रहा है। ये तो मैंने लाइंस ड्रॉ की हैं, ये एक बार मैग्नेट ही मैंने दिखा रखा है, एक आर्टिफिशियल ये बार मैग्नेट है। और इस बार मैग्नेट के ऊपर जब हम कुछ आयरन फिलिंग्स को स्प्रेड कराएं तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि इस बार मैग्नेट के दोनों एंड्स पे सबसे ज़्यादा आयरन फिलिंग्स स्प्रेड होंगी और मिडल रीजन में कम होंगी। कहने का मतलब, अगर इन दोनों एंड्स पे आयरन फिलिंग्स सबसे ज़्यादा हैं, इसका मतलब इसके दोनों एंड्स पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। तो बार मैग्नेट के इन दोनों एंड्स पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। इन एंड्स को हम नाम देते हैं पोल ऑफ ए बार मैग्नेट। एक पोल को हम नॉर्थ पोल बोलेंगे, एक को हम साउथ पोल का नाम देंगे। सो देखिए, सो इट इज मोस्ट कॉमनली आर्टिफिशियल मैग्नेट एंड व्हेन वी होल्ड ए शीट ऑफ एंड when we hold a sheet of glass on bar magnet, हमने एक बार मैग्नेट पे एक ग्लास शीट ली और उसको रखा, और उस ग्लास शीट के ऊपर जब हम आयरन फिलिंग्स को ऐसे स्प्रेड कराएंगे, ऐसे फैलाएंगे, तो वो आयरन फिलिंग सबसे ज़्यादा इन दोनों एंड्स पे ही होंगी। सो व्हेन वी होल्ड ए शीट ऑफ ग्लास ऑन बार मैग्नेट and sprinkle some iron fillings on the sheet and sprinkle some iron fillings on sheet, then we see that mostly iron fillings deposit on two ends of bar magnet, on two ends of bar magnet। सो उस बार मैग्नेट के दो एंड्स पे सबसे ज़्यादा आयरन फिलिंग्स डिपॉजिट होंगी और उन दोनों एंड्स को हम नाम देंगे पोल। दूसरी बात, अगर दोनों एंड्स पे सबसे ज़्यादा आयरन फिलिंग्स डिपॉजिट हो रही है, इसका मतलब इन दोनों एंड्स पे उस बार मैग्नेट का अट्रैक्शन आयरन फिलिंग्स पे सबसे ज़्यादा होगा। इट मीन्स attraction of bar magnet on iron fillings
is maximum from these two ends. इन दो एंड से सबसे ज़्यादा होगा from these two ends, and these two ends are known as pole of magnet. Pole of magnet. एक एंड को मैग्नेट के, बार मैग्नेट के एक एंड को हम नॉर्थ पोल नाम देंगे, सेकंड एंड को साउथ पोल नाम देंगे। और यहाँ पे जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है अट्रैक्शन की इन पोल्स पे, उस पोल स्ट्रेंथ को हम डिनोट कराएंगे m से। यहाँ इस पोल की स्ट्रेंथ और इस दोनों पोल की स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है, तो हम उस पोल स्ट्रेंथ को डिनोट कराएंगे स्मॉल m से। एंड पोल स्ट्रेंथ is denoted by स्मॉल m। इस पोल स्ट्रेंथ को हम स्मॉल m से डिनोट कराएंगे। हालांकि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को भी हमने स्मॉल m से ही डिनोट कराया था, और यहाँ इस बार मैग्नेट के पोल स्ट्रेंथ को भी हम स्मॉल m से ही डिनोट कराएंगे। अब यहाँ से ये जो बार मैग्नेट आपको दिख रहा है, इस पे एक हमने नॉर्थ पोल मान लिया, दूसरा हमने साउथ पोल मान लिया, और जिस तरह से मैंने ये लाइंस ड्रॉ कर रखी हैं, कुछ वैसे ही जब हम आयरन फीलिंग्स को उस पे स्प्रेड कराएंगे, वो भी इसी तरह से अपने आप को अरेंज करती हैं उस बार मैग्नेट पे। और जिस तरह से इस रीजन में सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये लाइंस आपको जो दिख रही हैं, इनको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नाम देंगे। जिस तरह से यहाँ ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सबसे ज़्यादा आपको इन दो एंड्स पे दिख रहे हैं, जिनको हमने नॉर्थ पोल एक को नाम दिया, दूसरे को साउथ पोल, वैसे ही जब आयरन फीलिंग्स को हम स्प्रेड कराते हैं उसमें भी ऐसा ही होता है। वो आयरन फीलिंग्स भी इन दोनों एंड्स पे सबसे ज़्यादा होती हैं। इन दोनों एंड्स को हमने नाम दिया पोल, एक का नाम नॉर्थ पोल, एक का नाम साउथ पोल। कितनी स्ट्रेंथ है इन पोल की, उसको हमने डिनोट कराया स्मॉल m से। सो अब यहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हमने ये ड्रॉ कराई है उस आयरन फीलिंग्स के स्प्रेड को देखते हुए, जिस तरह से वो डिपॉजिट हो रही थी, वैसे ही उनको देखते हुए हमने बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना शुरू की, और हम कुछ इस तरह से ड्रॉ कर पाए हैं। सो यहाँ पे अब हम इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ हम इन्हीं डायग्राम से देखकर लिखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जिस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बताया था, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में भी बताएंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपने पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव एंड से या पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे ख़त्म होती हैं। सेम चीज़ यहाँ है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं और वापिस साउथ पोल पे जाकर वापिस नॉर्थ पे चली जाएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बना रही थी, कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाएंगी। आप देख लीजिए, एक लाइन यहाँ से शुरू हो रही है और ये लाइन घूमकर वापिस यहाँ से होते हुए वापिस यहीं पहुँचेगी। इसका मतलब ये क्लोज लूप है। इसमें आप देख लीजिए, ये नॉर्थ पोल है, इसमें ये लाइन यहाँ से घूमकर ऐसे घूमती हुई वापस वही पहुँच गई है। इसका मतलब ये क्लोज लूप बना रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप। सो फर्स्ट पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म
क्लोज लूप्स। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बना रही थी, आप ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होती थी पॉजिटिव चार्ज और खत्म होती थी नेगेटिव चार्ज पे। अब यहां भी इनकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन फॉर आउटसाइड द मैग्नेट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर के लिए जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, दैट विल बी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। आप देख लीजिए बाहर के रीजन में, मैग्नेट के बाहर से ये जा रही हैं नॉर्थ से और पहुंचेंगी साउथ पे, ऐसा हो गया है। लेकिन इनसाइड रीजन में ये चलेंगी साउथ से और पहुंचेंगी नॉर्थ पे। सो आउटसाइड के लिए नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड के लिए साउथ टू नॉर्थ, ये डायरेक्शन है इस बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। अब यहां पे ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने देख ली है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप, आउटसाइड के लिए नॉर्थ टू साउथ और इनसाइड के लिए इनकी डायरेक्शन रहेगी साउथ टू नॉर्थ। और ये कन्वेंशनल डायरेक्शन मानी गई है, कन्वेंशनल है ये। सो ये नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड, इनसाइड के लिए साउथ टू नॉर्थ। सेकंड, और यहां ये जो मैंने डायग्राम दिखा रखा है, ये उन्हीं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बता रहा है जो कि हमने लिखा कि क्लोज लूप बनाएंगी और डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, आउटसाइड, इनसाइड, साउथ टू नॉर्थ। ये तो हमने लिया ही बार मैग्नेट है। लेकिन ये जो मैंने दिखा रखा है, ये है सोलेनोइड, जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है। और अगर करंट फ्लो हो तो सोलेनोइड भी एक मैग्नेट की तरह काम करेगा, और अगर वो मैग्नेट की तरह काम करेगा तो उसकी भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। तो हमने इसके लिए भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की। हम जानते हैं कि करंट अगर इस तरह से फ्लो हो रहा है इसके सर्कुलर ट्रंस में, ये सर्कुलर ट्रंस हैं ऐसे ऐसे, तो उनमें अगर करंट फ्लो हो रहा है तो जिस तरह हम करंट फ्लो होगा उसी डायरेक्शन में फिंगर्स को रोटेट कराएं, थंब हमारा बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो करंट ऐसे जा रहा है थंब आउट अपवर्ड डायरेक्शन में, सो दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी। अब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, इसका मतलब ये तो हमारा काम करेगा नॉर्थ पोल का और ये काम करेगा साउथ पोल का। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ पे पहुंचेंगी आउटसाइड रीजन में, और साउथ टू नॉर्थ जाएंगी इनसाइड रीजन में। तो यहां भी हमें कुछ वैसा ही दिख रहा है जैसा हमने बार मैग्नेट के लिए देखा। बार मैग्नेट के लिए भी ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती हैं, सोलेनोइड के लिए भी ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती हैं। ऐसा ही पैटर्न बनता है, दोनों में सेम पैटर्न बन रहा है, सेम पैटर्न बन रहा है। इसका मतलब दोनों का मैग्नेटिक फील्ड भी कहीं ना कहीं सेम सा होगा। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सो फर्स्ट इसमें यह है। सेकंड इसमें यह है कि यहां अगर हम इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देखें तो टोटल तो है नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड और इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पे हम डायरेक्शन देखें तो उस पॉइंट पे हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर मैं कहूं कि मुझे इस पॉइंट पे देखना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो इस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करिए।
that tangent will give direction of magnetic field at that point. सो किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमें टेंजेंट ड्रॉ कर या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है तो उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. सो टेंजेंट, यही प्रॉपर्टी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी देखी थी. टेंजेंट विल गिव डायरेक्शन ऑफ tangent will give direction of magnetic field at that point. जिस पॉइंट पे भी हमें डायरेक्शन देखनी है उसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करिए, टेंजेंट डायरेक्शन प्रोवाइड कराएगा. नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस can never intersect each other. कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं. जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में देखा था, वहाँ भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं. यहाँ भी वही प्रॉपर्टी है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगी. कारण इसका भी वही है कि यहाँ पे जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे तो एक पॉइंट पे आप देखिए यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं. इस पॉइंट पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखूं तो इस पॉइंट पे मैं दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं. एक टेंजेंट तो ये आएगा और एक टेंजेंट ये आएगा. इसका मतलब एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन आ रही हैं और ऐसा पॉसिबल नहीं है. यही कारण है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट कट नहीं करेंगी. यहाँ भी आप देख लीजिए, मैंने जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की हैं वो कभी भी आपस में एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं. सो यही कारण है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में एक दूसरे को कट नहीं करेंगी. एक पॉइंट इसमें लास्ट ये बचता है कि जब भी हमें किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बतानी है या वैल्यू बतानी है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि एक दिए गए एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं. उस हिसाब से हम बता पाएंगे कि किस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है और किस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड कम है. सो इसमें लास्ट पॉइंट हम ये लिख लें दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is given by number of magnetic field lines is given by number of magnetic field lines crossing the given unit area. सो एक दिए गए यूनिट एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं वो हमें मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताएंगी. जैसे अगर मैं यहाँ एक यूनिट एरिया लूँ तो यहाँ एक यूनिट एरिया में ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलेंगी. लेकिन अगर कहीं इस रीजन के अलावा और कहीं मैं एक यूनिट एरिया लूँ तो मान लो कि मैंने यहाँ ये यूनिट एरिया लिया तो इस यूनिट एरिया और इस यूनिट एरिया दोनों में आप देखिए इसमें ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, इसमें कम पास हो रही हैं. तो सेम यूनिट एरिया है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें ज़्यादा, इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा. तो किसी भी पॉइंट पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ देखनी है, वैल्यू देखनी है, तो ये देखना पड़ेगा कि वहाँ यूनिट एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं. अगर यूनिट एरिया में से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की कम। सो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। पहले ही हमने देखा कि ये क्लोज लूप्स बनाती हैं, दूसरा उनकी डायरेक्शन हमने देखी, फिर हमने ये बताया कि टेंजेंट किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा, फिर बताया कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, एंड द फोर्थ वन इज मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताएगी हमें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द गिवन यूनिट एरिया। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज थी। अब यहाँ से उसके बाद हम यहाँ एक मैग्नेट या एक बार मैग्नेट के कारण उस बार मैग्नेट के एक्सियल पॉइंट पे, बार मैग्नेट होगा हमारा, देखिए कुछ इस तरह से, ये हमारे पास बार मैग्नेट है, ये एक बार मैग्नेट है, इसका एक पोल हमारे पास नॉर्थ का काम करेगा, एक पोल हमारे पास साउथ का काम करेगा। ये नॉर्थ बोल दिया तो ये बोला जाएगा साउथ। इस नॉर्थ पोल की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हमने m से डिनोट कराई, इस साउथ पोल की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी हम m से ही डिनोट कराएंगे, क्योंकि ये बार मैग्नेट है तो जितनी पोल स्ट्रेंथ यहाँ उतनी ही पोल स्ट्रेंथ यहाँ। तो इस एंड की भी पोल स्ट्रेंथ m से डिनोट कराई, इसकी भी पोल स्ट्रेंथ हम m से डिनोट कराएंगे। इन दोनों पोल्स में से जो लाइन पास होगी, ये लाइन हमारे पास बनेगी एक्सियल लाइन। दिस इज द एक्सियल लाइन। और इस एक्सियल लाइन के किसी भी पॉइंट पे अगर मैं इस बार मैग्नेट के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूं, तो वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी वैल्यू हमें देगा वही हमें निकालनी है। यही हमारा अब ये टॉपिक रहेगा कि हम इसमें एक्सियल पॉइंट पे, बार मैग्नेट के एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। सो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड, हालांकि ये है नहीं आपके सिलेबस में, लेकिन इसका यूज है तो मैं इसको करा देता हूं। और ये एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे आपने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, सेम वैसे की वैसे है। सो यहां से हम करते हैं मैग्नेटिक फील्ड at a axial point of bar magnet, at axial point of bar magnet। ठीक है, सो मान लीजिए, let us consider a bar magnet, let us consider a bar magnet having pole strength m, having pole strength m and the distance between two pole is 2L। जिस तरह से यहाँ पे जब आप इलेक्ट्रिक डाइपोल देखते थे तो वहाँ हम कहते थे माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, दोनों के बीच डिस्टेंस 2A। यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल तो नहीं है, यहाँ हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल है। ये मैं लास्ट लेक्चर में ही बता चुका हूँ कि मैग्नेट कभी भी सिंगल पोल के साथ एग्जिस्ट नहीं करेगा, हमेशा डबल पोल में एग्जिस्ट करेगा, हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल रहेंगे। सो यहाँ हमेशा मैग्नेट डाइपोल के साथ एग्जिस्ट करेगा, मोनोपोल में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन थी नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो मैग्नेटिक डाइपोल की भी डायरेक्शन होगी।
जब करंट था तो हमने कहा था कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन वही डायरेक्शन होगी जो एक एरिया यूनिट वेक्टर की होगी। यहाँ करंट नहीं है, हमारे पास एक बार मैग्नेट है, उस बार मैग्नेट के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ। अगर आपसे सिंपली ये पूछा जाए व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो आप बताएंगे नॉर्थ टू साउथ। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि इनसाइड और आउटसाइड में बताइए, तो फिर आप ये भी बताएंगे और ये भी। लेकिन सिंपली ये पूछा जाए व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो आप बताएंगे नॉर्थ टू साउथ। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, लेकिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ। तो मान लीजिए कि यहाँ पे आपने एक बार मैग्नेट ले लिया, ये एक बार मैग्नेट है और इस बार मैग्नेट का ये दो पोल्स हैं। एक पोल बना हमारे पास साउथ, एक बना हमारे पास नॉर्थ, और ये जो लाइन इन दोनों पोल्स को मिलाएगी, ये लाइन बनेगी एक्सियल लाइन। इसी एक्सियल लाइन पे हमने एक पॉइंट चूज किया P पॉइंट, और इस पॉइंट P पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सो यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ हमने एक पॉइंट चूज किया और वो पॉइंट है P। सो इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। नाउ we have to calculate magnetic field at axial point P। ये एक्सियल पॉइंट P पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इस साउथ पोल की भी पोल स्ट्रेंथ M, इसकी भी पोल स्ट्रेंथ M, दोनों पोल्स के बीच डिस्टेंस है 2L। ये इसका हो गया होगा सेंटर, इसका हमने नाम दे दिया है O। इस मैग्नेटिक या बार मैग्नेट के सेंटर से हमने D डिस्टेंस पे ये पॉइंट P चूज किया। सो इस बार मैग्नेट के सेंटर से D डिस्टेंस पे हमने ये पॉइंट P चूज किया है, और इस पॉइंट P पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। सो अब देखिए, सबसे पहले हम ये मान लें कि इस पॉइंट P पे हमने एक आर्टिफिशियल नॉर्थ पोल रखा। आप ये जानते हैं कि सिंगल पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, हमेशा डाइपोल में एग्जिस्ट करेगा। लेकिन हम अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ केवल नॉर्थ पोल हमने रखा है। हो सकता है उस मैग्नेट का दूसरा साउथ पोल दूर रखा हो, लेकिन यहाँ इस पॉइंट पे हमने केवल नॉर्थ पोल रखा। तो मान लीजिए कि इस पॉइंट P पे हमने रखा नॉर्थ पोल, और उस नॉर्थ पोल की जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो है 1। तो यहाँ पे जब हम इस पॉइंट P पे साउथ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे आप देखिए। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू साउथ पोल, और इस साउथ पोल की पोल स्ट्रेंथ है M, तो इसके कारण हमें निकालना है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे तो फॉर्मूला यूज करते थे चार्ज के कारण, एक पॉइंट चार्ज के कारण 1/4πε0 Q/r²। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं साउथ पोल के कारण, इसका हमने नाम दिया B1। इससे कंपेयर कराते हुए हम लिखेंगे, देखिए 1/4π कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये मैं इससे रिलेट कराते हुए लिख रहा हूं। एप्सिलॉन नोट की जगह हम लिखेंगे म्यू नोट। 1/एप्सिलॉन नोट की जगह हमने लिखा म्यू नोट। सो म्यू नोट/4π
Q यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज, इसकी जगह हम लिखेंगे मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, मतलब M अपॉन डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन। यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन। ये डिस्टेंस हमारे पास है, D तो ये बन गई है, L बनेगी ये, तो ये डिस्टेंस आई D प्लस L का स्क्वायर। और डायरेक्शन इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की इस साउथ पोल के कारण इसके तरफ ही होगी, क्योंकि यहाँ नॉर्थ पोल रखा है, इस नॉर्थ पोल को ये साउथ पोल अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये B1 की आ गई है डायरेक्शन। इसका हमने नाम दे दिया है, ये डायरेक्शन आई है P2S कैप, इसका हमने नाम दिया नंबर 1। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल के कारण कितना होगा? सो नॉर्थ पोल के कारण हमने नाम दिया B2, और B2 इक्वल्स टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई M अपॉन डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन D माइनस L। ये डिस्टेंस निकालनी है, पूरी में से इसको माइनस कर दो तो सिर्फ हमारे पास ये डिस्टेंस बनेगी, और इसकी वैल्यू है D माइनस L का स्क्वायर। इस पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन होगी ये भी नॉर्थ, ये भी नॉर्थ, तो दोनों आपस में रिपेल करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनेगी ये। अब मैंने B1 के लिए छोटी एरो का यूज किया, B2 के लिए ज़्यादा बड़ी एरो का यूज किया। कारण फिर वही है जैसा कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था, B1 कम वैल्यू रखता है तो उसकी एरो कम, B2 ज़्यादा वैल्यू रखेगा क्योंकि ये नज़दीक है, नज़दीक है तो ज़्यादा वैल्यू होगी, ज़्यादा वैल्यू तो हमने ज़्यादा बड़ी एरो से इसको दिखाया। B2 की डायरेक्शन है N2P, सो इसकी डायरेक्शन NP कैप, और इसको हमने नाम दे दिया नंबर 2। या PS की बजाय हम कह सकते हैं माइनस X कैप, और NP की जगह हम कह सकते हैं प्लस X कैप। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ये आप ध्यान रखिए। नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नाउ नेट सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फील्ड आएगा। नाउ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। सो P पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आएगा B इक्वल्स टू B1 प्लस B2। B1 की वैल्यू आप पुट करिए म्यू नोट अपॉन 4 पाई M अपॉन D प्लस L और इसका होल स्क्वायर। डायरेक्शन PS कैप लिख लो या माइनस X कैप लिख लो, प्लस B2 की वैल्यू म्यू नोट M अपॉन 4 पाई D माइनस L होल स्क्वायर, और ये प्लस X कैप। जो जो फैक्टर कॉमन आ रहे हैं उनको कॉमन रखिए, म्यू नोट अपॉन 4 पाई M भी कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 1 अपॉन D प्लस L होल स्क्वायर। ये X कैप और X कैप दोनों सेम, तो इसको बाहर रखिए, केवल प्लस X कैप लिया तो यहाँ माइनस बच गया है, और यहाँ बचेगा प्लस 1 अपॉन D माइनस L का स्क्वायर। बस अब हमें इसे सिर्फ सोल्व करना है। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास, और ये ध्यान रखना कि ये बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड है, ये सोलेनोइड जिसमें से I करंट फ्लो कर रहा है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आया, और उस मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस जो हैं वो कुछ इस तरह से होंगी। सो दोनों में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेम है। तो हम ये भी देखेंगे,
अगर ये दोनों की मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेम, इसका मतलब बार मैग्नेट और सोलेनोइड दोनों इक्विवेलेंट हैं। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में जब टॉपिक करेंगे उसमें हम ये देखने वाले हैं। सो यहां से अब आप देखिए B इक्वल्स टू म्यू नोट M अपॉन 4 पाई, यहां से एलसीएम आ रहा है D माइनस एल का स्क्वायर, D प्लस एल का स्क्वायर और साथ में एक्स कैप। जब ये एलसीएम हम लेंगे तो यहाँ पे D प्लस एल का होल स्क्वायर से ये तो कैंसिल आउट, इस तरफ आएगा माइनस D माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस D प्लस एल का होल स्क्वायर। इसे आप थोड़ा रीअरेंज कर लीजिए, माइनस टर्म को पीछे ले जाइए, प्लस को आगे, म्यू नोट अपॉन 4 पाई D प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस D माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन, इसको भी हम लिख सकते हैं A माइनस बी A प्लस बी, कहने का मतलब A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था वो। सो B इक्वल्स टू म्यू नोट M अपॉन 4 पाई, जब आप यहाँ स्क्वायर खोलेंगे तो बनेगा D स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2LD माइनस स्क्वायर खोलेंगे तो D स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2LD। लेकिन एक माइनस पहले से बाहर है तो वो माइनस साइन चेंज करता जाएगा, जो प्लस था वो माइनस में, जो प्लस था वो माइनस, जो माइनस था वो प्लस, अपॉन D स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। यहाँ से D स्क्वायर कैंसिल आउट, एल स्क्वायर कैंसिल आउट, ये हमारे पास आया म्यू नोट M अपॉन 4 पाई 4LD अपॉन D स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, और डायरेक्शन है प्लस एक्स कैप। यहाँ से अब आपने जब एक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था तो वो डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आया था E इक्वल्स टू, अगर आपको याद हो तो 4 पाई एप्सिलॉन नोट और 4QD अपॉन, ऐसा ही था ये R स्क्वायर, या ये कर लीजिए D स्क्वायर माइनस A स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। फिर उसके बाद हमने किया था कि यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं, 2 को बाहर लेके Q इंटू 2D अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और अगर मैं ये कह दूँ कि D इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन A, तो हम A को D के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं, हमें मिलेगा सिर्फ D रेज़ टू पावर 4। ये चीज़ वहाँ पे हमने की थी, सेम चीज़ यहाँ पे भी हम करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास होगा, आप देखिए ये जो बनेगा, ये बनेगा म्यू नोट, यहाँ इसको देखिए म्यू नोट इंटू M इंटू 2L, यहाँ मैंने किया था Q इंटू 2D, और इसमें साथ में एक A भी हमारे पास था, A नहीं, हाँ ये A भी था हमारे पास, और Q इंटू 2D नहीं, Q इंटू 2A, Q इंटू 2A और साथ में बच गया है D। जब D इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A तो A को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, ये बच गया D रेज़ टू पावर 4। एक D से ये D कैंसिल आउट, ये हमारे पास आया Q इंटू 2A, ये तो बना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट
डी क्यूब। ये उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड था। यहाँ भी वैसा ही है, m इंटू 2l और साथ में बच गया है 2d, या इस 2 को यहाँ रख लो आगे, अपॉन 4 पाई। अगर मैं ये कहूँ कि d इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l, सो वी कैन नेग्लेक्ट l एज कंपेरिजन टू d, तो हमें मिलेगा d रेज टू पावर 4। b इक्वल्स टू, यहाँ से इस d से ये d कैंसिल आउट, 2 म्यू नोट अपॉन 4 पाई d क्यूब, और यहाँ m इंटू 2l, m इंटू 2l। यहाँ हमने किया है इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में -q प्लस q 2a, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ करेंगे मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम विल रिप्रेजेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए बार मैग्नेट। तो ये m इंटू 2l रिप्रेजेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट, और डायरेक्शन आई प्लस एक्स कैप। दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P और एट एक्सियल पॉइंट P। ये हमें इस एक्सियल पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ से वेयर कैपिटल M इक्वल्स टू m इंटू 2l इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है और इसकी वैल्यू है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इंटू 2l। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता था P इक्वल्स टू Q इंटू 2l, या बोल लो या 2a बोल लो। डिस्टेंस थी दोनों चार्जेस के बीच, यहाँ डिस्टेंस है दोनों पोल्स के बीच। सो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक डाइपोल के कारण एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये हमारे पास एक्सियल पॉइंट पे किसी भी एक बार मैग्नेट जिसकी पोल स्ट्रेंथ m थी, उसके कारण एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई है। सो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने एक बार मैग्नेट के एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड देखा, और ये इतना आया है, इसे आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को रिलेट कराएंगे एक दूसरे केस के मैग्नेटिक फील्ड से, वहाँ हम उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस अभी के लिए आप इसको ध्यान रखिए, और ये ध्यान रखिए कि ये एक बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। एक करंट सर्कुलर लूप के कारण जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आया था, उसको हमने स्मॉल m से डिनोट कराया था, और वो मैंने कहा था करंट इनटू एरिया। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ सर्कुलर करंट लूप, सर्कुलर करंट लूप, ये वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, ये बार मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट। सो ये था आज का हमारा लेक्चर, इसको करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।